अगर आपको याद हो तो हमने कट ऑफ रेगुलराइजेशन में ये चीज दी थी। कट ऑफ में जो हमने एक इंटीग्रल को सॉल्व किया था 4 डायमेंशन में, जो कि जिसमें स्क्वायर पावर थी डिनोमिनेटर में, यानी समझ लें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल का स्क्वायर था, उसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था, अब मैं ब्रैकेट पीछे नहीं जाऊंगा ज्यादा क्योंकि वक्त की किल्लत है, I24 डेल्टा, और ये था लिमिट, हमने कट ऑफ डिफाइन किया था लिमिट लैम्डा गोज टू इंफिनिटी, अपर लिमिट पे डाइवर्जेंस थी, दिस इक्वल टू आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर ओवर डेल्टा माइनस लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर ओवर डेल्टा माइनस 1 बाय लॉग से। ये था हमारे पास कट ऑफ रेगुलराइजेशन में रिजल्ट। जब मैंने डायमेंशन रेगुलराइजेशन में रिजल्ट कैलकुलेट किया था, यही उसी इंटीग्रल को मैंने डायमेंशनल रेगुलराइजेशन में क्या किया था, d माइनस d को मैंने लिया था। सो इन डायमेंशनल रेगुलराइजेशन जब मैंने इसी इंटीग्रल को सॉल्व किया है, इन डायमेंशनल रेगुलराइजेशन में क्या करते थे आप इसमें क्या करते थे, आप लाइन को कट कर देते थे, जो लाइन चार्ज किया था, लाइन को आप समझ लें स्पेस को कट किया आपने, जब कट किया तो ट्रांसलेशन इनवेरियंस आया होगी। आपने कहा था दूसरा एडवांटेज, दूसरी एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल रेगुलराइजेशन, उसमें यह किया था आपने कि आपने लिखा था d इज इक्वल टू, इंस्टेड आप 4 डायमेंशन में करते थे, आपने एक 4 माइनस 2 एप्सिलॉन लेते, एक सूडो से डायमेंशंस कंसीडर कर लिए थे आपने, 4 नहीं है, 4 से थोड़े से छोटे डायमेंशन है, 4 माइनस 2 एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो जब आपने इसमें इंटीग्रल को सॉल्व किया था तो आपके पास जो आंसर आया था वो ये था, इसी इंटीग्रल का, यानी उसी चीज को जब आपने 4 माइनस 2 एप्सिलॉन में सॉल्व किया था फॉर डेल्टा, दिस वाज आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर 4 पाई टू द पावर एप्सिलॉन डेल्टा टू द पावर माइनस एप्सिलॉन गैमा एप्सिलॉन, यानी कि आप एप्सिलॉन को 0 पुट करते हैं तो गैमा जो है वो गैमा ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, where gamma of epsilon is gamma of epsilon, ये सारे रिजल्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से देखे थे। gamma of epsilon is 1 over epsilon माइनस पाइलर गैमा जो कि 0.5770 है प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसको लिखा था 4 पाई ओवर डेल्टा टू द पावर एप्सिलॉन को, अगर आपको याद हो तो मैंने इसको लिखा था दिस इक्वल टू e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन, 4 पाई ओवर डेल्टा टू द पावर एप्सिलॉन, सॉरी जिसको मैंने लिखा था e टू द पावर माइनस लॉग ऑफ माइनस एप्सिलॉन डेल्टा ओवर, ये वही चीज लिखी हुई है, याद ना आपको, अगर खोल दे इसको खोल दे तो वापस वही जवाब आ जाता है आपके पास। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको स्मॉल नंबर के तौर पे ट्रीट करें सिर्फ इसको, इस सारी चीज को, तो आप इसकी सीरीज खोल सकते हैं। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये मैंने कुछ गलत लिखा है, ये एप्सिलॉन बाय मार्क्स, ये बाय, अब आपको पता चला मैं देख के लिखने में कितना बुरा हूं। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन लॉग ऑफ डेल्टा, क्योंकि इसको आप खोलते हैं तो यही बनता है, ठीक है, ये एप्सिलॉन ऊपर वाली रिजल्ट का है, सब ठीक है, आप बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप इसको यहां यूज करते हैं इस जगह पे तो क्या आंसर आ जाता है, I2 इन 4 माइनस
2 एप्सिलॉन डायमेंशन जो कि डेल्टा का फंक्शन है, ये आ गया आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर। अब आप ज़बानी सारा कुछ छोड़ दे। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एप्सिलॉन लॉग ऑफ डेल्टा ओवर 4 पाई, और गामा ऑफ एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस गामा प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है नहीं चीज? कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? अच्छा, इसको अगर मैं खोल दूं तो क्या जवाब आएगा? आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर, पहले 1 ओवर एप्सिलॉन आ गया, अगली टर्म क्या आ जाएगी? माइनस, ये जब इससे ज़रूरत आएगा तो ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ डेल्टा ओवर 4 पाई। ठीक है, और क्या बनेगा? माइनस गामा प्लस ऑफ द ऑर्डर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है ना? कुछ चीज गलत तो नहीं है? चलो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ द ऑर्डर एप्सिलॉन स्क्वायर, या ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन भी आ सकता है। अगर एप्सिलॉन गोस टू 0 हो जाएगा तो वो टर्म वैसे ही बन जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इसको खोल दें तो देखिए क्या जवाब आता है। आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर 1 ओवर एप्सिलॉन माइनस लॉग ऑफ डेल्टा प्लस लॉग ऑफ 4 पाई, क्योंकि लॉग ऑफ a ओवर b इज लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो ये माइनस और जो माइनस दूसरा आएगा वो मिलके प्लस बना देगा। ठीक है, और क्या आएगा? माइनस गामा प्लस ऑफ द ऑर्डर एप्सिलॉन। वो मैंने ऑफ द ऑर्डर एप्सिलॉन में डाला। ठीक है, सही, तो गलती नहीं है। अच्छा, ये चूंकि फिजिक्स का प्रॉब्लम तो सेम था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, मेथड दो डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब है ये रिजल्ट और ये रिजल्ट को अगर आप कंपेयर करें तो आपको लगता है ये लॉग ऑफ सिर्फ इनफाइनाइट पार्ट को देखिए, बाकी पार्ट्स को ना देखिए। ये 1 वो 4 पाई लॉग ऑफ 4 पाई और गामा कैलकुलेट करें तो जरूरत नहीं है, ये तो फाइनाइट पार्ट है, इनका तो कोई लेना नहीं। अगर इन्फिनिटी, तो इसमें इन्फिनिटी छुपी हुई थी लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर में, इसमें अगर आप इसको खोल के लिखें तो क्या बनेगा? आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ डेल्टा माइनस। तो अगर आप देखें तो लॉग ऑफ लैम्डा तो है, क्योंकि ये मैथ्स था, वहां पर मैथ्स की जगह हमने, याद है, ये डेल्टा से लिखा था, हमने कहा था एम स्क्वायर की जगह डेल्टा लिख सकते हैं, दोनों में है। इसका मतलब है इसका जो डाइवर्जेंट पार्ट था वो ये रहा ना, इसका मतलब है जो 1 ओवर एप्सिलॉन टाइप डाइवर्जेंस आपको नजर आती है डायमेंशन रेगुलराइजेशन में, वो एक्चुअली कट ऑफ रेगुलराइजेशन में वही बनती है जो अल्ट्रावायलेट टाइप। सो दिस इंप्लाइज, अगर आप इसमें ये लिख दें कि 1 ओवर एप्सिलॉन गोस टू लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर, तो आप ये कंसाइड कर सकते हैं दोनों रिजल्ट्स को, इनफाइनाइट पार्ट्स को, ये वाले पार्ट को। ये 4 पाई गामा वगैरह मैं गेन कह रहा हूं, इससे तो मैं कोई लेना नहीं, क्योंकि जब दो चीजों का डिफरेंस लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये चीज थी जो लास्ट टाइम रह गई थी, जो मैं समझता था कि मुझे आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। क्यों? ठीक है, कोई सवाल किसी को? आप समझ आ गई कि क्या डिफरेंस है दोनों में? जो 1 ओवर एप्सिलॉन डाइवर्जेंस है डायमेंशनल रेगुलराइजेशन में, वो कट ऑफ रेगुलराइजेशन में बिल्कुल वैसी है जो अपर स्केल पे मोमेंटम का कट ऑफ है, बस दैट्स। और थ्योरी शुड बी रीनॉर्मलाइजेबल। ये इन्फिनिटीज हैं, इनको हम किसी ना किसी तरीके से कैंसिल करेंगे। तो अब जो आज जो मैं करूंगा वो ये चीज होगी। और अगर आपको याद हो तो हमने जब पोटेंशियल कैलकुलेट किया था तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट किया था या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो उसमें कोई ऐसी इन्फिनिटी वाले ना एप्सिलॉन वाला पार्ट आता था, ना उसमें लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर वाला पार्ट आता, वो खत्म हो जाता था। पुरानी बात होगी, लेकिन कोई सवाल यहाँ था किसी का? वैसे एक क्वेश्चन है कि गामा फंक्शन की कौन सी सिमेट्री है जो इसको इस तरह एनेबल करती है कि हाई डायमेंशन
मैं सॉरी सब समझाने सवाल हमने जब हाइट में कंस्ट्रक्ट किया इस तरह का भी आप हाइट में फ्रेंड्स पे तो वॉल्यूम है जैसे हमने जो सॉलिड एंगल है उसके फॉर्मूला का मेजर्स इन गैमा फंक्शन। हाँ, उसकी वजह से कि गैमा फंक्शन में एक डिकेइंग फंक्शन होता है, एक राइजिंग फंक्शन होता है, e टू द पावर माइनस t e टू द पावर n होता है। तो एक तो अगर एक्सपोनेंशियली डिके करता है तो दूसरा राइज भी कर रहा होता है t टू द पावर n के साथ, और वही फिर गैमा की पावर में जाता है गैमा ऑफ n में। तो ये उस वजह से है कि अगर आपको वैसे तो इन्फिनिटी पे देखें तो एक्सपोनेंशियल तो डिके कर रहा था लेकिन दूसरा राइज कर रहा था। तो सम हो आपके पास एक ऑप्शन ये बच जाता था कि आप वही प्रॉपर्टी फिर इसको यहां पर आपको नजर आ रही है, अगर आप एप्सिलॉन को जीरो कर दें, एक्चुअल स्पेस में रह के इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दें, इनफिनिट आंसर आता है। वो आपको यहां भी नजर आता है। ठीक है, अगर मैं सवाल सही समझा तो पता नहीं सही समझा नहीं समझा, जवाब मैंने सही दे दिया। जो गैमा फंक्शन का इंटीग्रल है उसमें मेरे एक होता है Exactly. एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है और t टू द पावर n एक जो है वो पावर लॉ पावर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो इंफिनिटी के बजाय के जहां पर डिके एग्जैक्टली हम ये समझ सकते हैं इसको इस तरह, इसलिए हम कहते हैं हम इंटीग्रल को इस तरह सॉल्व करते हैं, वो बना देते हैं गैमा ऑफ n, और हम कहते हैं n जो है जीरो नहीं हो सकता। तो अगर यहां पर भी n जीरो हो जाता तो मसला बन जाता, ठीक है ना, यहां भी एप्सिलॉन जीरो हो जाता। चलें, लेकिन ये सारी तो कोई सवाल पूछ सकता है। अच्छा चलो, लेट्स कम टू रियलिटी। ये सारी चीजें तो हमने टूल्स बनाए ना अपने। अब हम आपको याद है हम कह रहे थे कि इन 548 आज ये लेक्चर कर रहा था, अब से इस पार्ट से ऑनवर्ड इस लेक्चर को वो से देखना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अगर कोई सवाल हुआ तो बताइए। ये आखिरी लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर है स्केलर फील्ड्स पे, इसके बाद कोई स्केलर फील्ड का जिक्र नहीं होगा अभी कुछ लेक्चर्स तक बाद। आपको याद हो तो 5-4 थ्योरी में हमने कहा था 3 किस्म की डायग्राम्स है। एस चैनल डायग्राम एट सेकंड ऑर्डर, इन सेकंड ऑर्डर, in second order, at second order doesn't matter, we have 3 distinct diagrams. We have 3 different diagrams जो किसको करस्पॉन्ड करती थी, करस्पॉन्डिंग टू चैनल S, T एंड U। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक डायग्राम तो इस तरह की बनेगी जो कि ये होगी कि फर्ज कीजिए हम कहते हैं कि जी K1 आया और K2 आया और ये चला गया K1 प्राइम में और K2 प्राइम में, या इस तरह का K1 लिखें या दूसरा। तो हमने कहा था एस चैनल डायग्राम तो इस तरह की होगी कि K1 आया, डॉटेड लाइन से हम स्केलर को शो करते हैं, K2 आया कैसे चला गया, यही हुआ। इसको हम कहते थे कि ये एस चैनल डायग्राम है, याद है ना आपको। अगर इसमें हर इनकमिंग पार्टिकल के लिए 1/2 पाई क्यूब 2 की 0 स्क्वायर रूट का फैक्टर था। हर वर्टेक्स पे कपलिंग आयोटा लैम्डा था। चूंकि इसमें दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे तो एक फैक्टर ऑफ 2 भी था डिनोमिनेटर में, याद है आपको। तो इसका हमने जो एम्पलीट्यूड लिखा था ट्रिमिंग ऑफ करके, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का अगर आप एम्पलीट्यूड लिखते थे तो आपको याद है क्या बनता था। इस पार्ट के एम्पलीट्यूड को हम लिखते हैं आयोटा, जैसे एस चैनल गामा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज 1/2 लैम्डा स्क्वायर क्यू। इस वर्टेक्स पे भी कपलिंग लैम्डा है, इस वर्टेक्स पे भी कपलिंग लैम्डा है, इनटू द इंटीग्रल इन एस। एक इंटीग्रल आता है जिसको कहते थे लूप इंटीग्रल। समझ आ गई ना। मैंने क्या किया, मैंने ट्रिप ऑफ कर दिया, जो भी कह रहे हैं आप उसको ट्रिम कर दिया, इनकमिंग और आउटगोइंग इसके एम्पलीट्यूड को। क्यों, वो मुझे जरूरत नहीं है, वो तो है ही है, वो तो मैं इनमें शामिल कर दूंगा। मैं सिर्फ लूप इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहता हूं। इससे अगर आपको याद हो तो आई ऑफ एस क्या था, आई ऑफ एस इज आई ऑफ एस इज इंटीग्रल V4L over 2 pi to the power 4 into 1 over L square minus M plus minus I होता है एप्सिलॉन। अब नहीं मैं लिख रहा, मुझे जरूरत ही नहीं, बार बार मैं क्यों लिखता हूं। 1 over P minus L होल का स्क्वायर माइनस M।
वेयर एस चैनल में वेयर P इज K1 प्लस K2। P क्या है, जो यहां मोमेंटम आया, इस जगह पे मोमेंटम आया, फर्ज कीजिए P आया, इधर L चला गया तो बाकी कितना बच गया, P माइनस है। यही लूप मोमेंटम होता था ना, ऐसे लूप इंटीग्रल। आपने यहां पर लिखा था K1 प्लस K2 माइनस L या Q, पता नहीं उसको क्या नोटेशन रखी, मुझे याद नहीं, क्यों रखी थी एग्जैक्ट, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन वाले का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में दो मोमेंटास हैं, दो यानी स्क्वायर में चीजें आ रही हैं। अगर आप इसको खोलते हैं, इस वाली चीज को, इसको P माइनस एल होल का स्क्वायर को, तो ये किसके बराबर बनता है, ये बनता है P स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2P डॉट एल। अब P स्क्वायर किसके बराबर है, P स्क्वायर है K1 प्लस K2 होल के स्क्वायर के बराबर है। याद है ना, P इसके बराबर है या फिर इसके भी बराबर है। क्यों, अगर इधर L गया, इधर मोमेंटम P माइनस L गया इस तरफ, जब वापस जाएगा इसको L मिल जाएगा वापस, जो इसने खोया हुआ है, और वापस किसमें चला जाएगा, K1 प्राइम और K2 प्राइम। एस चैनल में आपको याद है K1 प्लस K2 होल का स्क्वायर किसके बराबर था, मैं देखना चाहता हूं आपकी यादाश्त के लिए, मैं ये देखना चाहता हूं, लेकिन अगर नहीं भी यादाश्त होगी तो खैर कोई बात नहीं, चलिए सोच के रखिएगा P स्क्वायर किसके बराबर, थोड़ी देर, ठीक है। अच्छा चले, अब मैं अगर इसको यहां पुट करूं तो मैं अच्छा चलिए काम क्यों ना करें, अच्छा ठीक, अभी मैं स्क्वायर नहीं डालता, हालांकि मुझे डाल देना चाहिए था स्क्वायर को यहां पर, लेकिन क्या है। अब इसी तरीके से मैंने ऐसे इंटीग्रल सॉल्व करने नहीं सीखे, मैंने जो इंटीग्रल सॉल्व करने सीखे हुए वो इस तरह के थे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n dx या डी के, डजंट मैटर, यानी जिनमें कोई पावर होती थी लेकिन प्रोडक्ट नहीं होती थी डिनोमिनेटर में। मैंने अब सीखना है किसी तरीके से ऐसे इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें। वंस अगेन थैंक्स टू फाइनमैन, देयर इज अ टेक्निक व्हिच इज नोन एज फाइनमैन पैरामीटराइजेशन। अब मैं थोड़ा सा उस टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि वो है क्या, और फिर जी एग्जैक्टली फाइनमैन पैरामीटराइजेशन का ये फायदा है कि फाइनमैन ने एक टेक्निक बताई थी जिससे आप डिनोमिनेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। यानी ये दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, अगर मैं एक को ए कहूं एक को बी कहूं तो देयर इज अ टेक्निक व्हिच इज नोन एज, और ये पार्टिकल फिजिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनमैन फाइनमैन पैरामीटराइजेशन जरा देखें है क्या। अगर ये लिखा हुआ है ना 1 ओवर ए बी, हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे इंटीग्रल सॉल्व करने नहीं आते, ऐसे इंटीग्रल सॉल्व करने आते। तो 1 ओवर ए बी को फाइनमैन ने कहा था कि आप लिख सकते हैं 0 to 1 dx 1 ओवर ax प्लस बी, मैं देख रहा हूं कोई गलती ना कर दूं कहीं में, b into 1 minus x होल का स्क्वायर। अगर आप इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें ना, लिमिट पुट करें तो ये जवाब आएगा 1 ओवर a। जरा देखें आप यहां क्या लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 dx 1 ओवर b प्लस a माइनस बी एक्स। अब आपको नजर भी आएगा कि ये सही लिखा। अच्छा अगर 3 होते ना तो 2 इंटीग्रल से कंबाइन कर सकते थे, 4 होते तो 3 इंटीग्रल से कंबाइन कर सकते थे, लेकिन क्या होता अगर ये 0 to 1 में जाता, दूसरा 0 to 1 माइनस एक्स 1 में जाता, तीसरा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2 में जाता, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये टेक्निक है जो फाइनमैन ने दी, दिस इज नोन एज अ फाइनमैन पैरामीटराइजेशन। अच्छा अब आप क्या करें, आप कह देंगे ए जो है, लेट्स से मैं कहता हूं ए जो है वो बराबर है एल स्क्वायर माइनस एल माइनस बी होल का एल माइनस, ये मेरा ए है, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर।
किसी को भी एल कह दे, किसी को भी ए कह दे, किसी को भी बी कह दे, दो ही कह दे। यानी मैं ए कह देता हूँ, लेट्स से मैं इसको ए कहता हूँ, एल माइनस बी या बी माइनस एल डजंट मैटर यार, एल माइनस बी होल का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये मेरा ए है और बी जो है वो है एल स्क्वायर माइनस एम। आपने देखा मैंने आयोटा से क्यों नहीं लगाया, जरूरत ही कोई नहीं मुझे यहाँ लगाने की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब आप इसमें मुझे कोई बी माइनस ए कैलकुलेट कराएगा, क्या बनेगा बी माइनस ए, एल स्क्वायर बी माइनस ए माइनस बी मुझे तो करना है ना, क्या करना है, बी माइनस ए नहीं करना, ए माइनस ए माइनस ए माइनस बी किसके बराबर होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2l डॉट बी माइनस एम स्क्वायर, ये लिखना है। अब मैं बी लिखूंगा माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, दिस बिकम्स पी स्क्वायर माइनस 2l। अच्छा अब इसको यहां रख लेते हैं, सो दिस इंप्लाइज बी प्लस ए माइनस बी एक्स, ये किसके बराबर बनेगा, ये किसके बराबर बनेगा, बी किसके बराबर है, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ए माइनस बी अभी आप निकाल चुके हैं, माइनस 2l डॉट बी प्लस बी स्क्वायर बताइए क्या करके गलती है, मैंने क्या किया, प्लस ये बाहर रख दिया और अंदर यहाँ पर बिठा दिया दोबारा से, क्योंकि ये साइन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2l एक्स। अच्छा आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर माइनस 2l डॉट बी एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ एक्स है। थैंक यू, बिल्कुल सही, शाबाश। यार अजीब सी बात लग रही है ना, एल में जो इंटीग्रेशन है ना, ये अजीब लग रहा है, स्क्वायर भी आ रही है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता अगर मैं इसमें पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड भी कर लूं और पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लूं, इसलिए कि इसी तरीके से ये टर्म और ये टर्म ये मिलकर क्या बना रही है, एल माइनस पी एक्स होल का स्क्वायर, ठीक है ना। एल अगर इन तीनों को कंबाइन कर दो तो इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो कि मौजूद है माइनस 2l डॉट बी, क्या बनेगा अगली, और बच कौन सी गई, माइनस एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तब आपको अंदाजा कदर आएगी फाइनमैन की कि उसने क्या कमाल करके आपको दिखाया है, यानी उसने आपको क्या सिखाया है। यहां से एक स्टेप और करते हैं ना, फिर अंदाजा हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, इंटीग्रेशन मौजूद है एल के ऊपर, V फॉर एल है, बहुत अच्छी थ्योरी, एग्जैक्टली यही टेक्निक्स बनाने का फायदा होता है ना। तो क्या आंसर आ गया इसका, तो b प्लस ए माइनस बी एक्स किसके बराबर आ गया, एल माइनस बी एक्स और का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, क्लियर।
अच्छा फाइनल एक और भी कमाल किया था, मैं भी आपको बताता हूँ इसके अलावा। अगर आप, इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इसको इंटीग्रल को कैलकुलेट करें, सो दिस इंप्लाइज आई ऑफ एस, पर अभी तक आपको इसमें कहीं एस लिखा नजर नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूं ये फंक्शन ऑफ एस है, पर अभी तो आपको कहीं एस नजर नहीं आ रहा। हालांकि आपको देखें ना तो पी स्क्वायर एस के बराबर ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में k1 प्लस k2 होल का स्क्वायर जो है वो एस होता है, तो पी स्क्वायर इज एस। अच्छा, अगर आप आई ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहां से, d4l ओवर 2 पाई टू द पावर 4 1 ओवर, अब आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और क्या बना चुके हैं, L माइनस पी एक्स होल का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर होल का स्क्वायर। देखिए आपका देखा वाला इंटीग्रल रहा है। क्या ख्याल आ रहा है, देखा वाला इंटीग्रल या नहीं? नहीं आ तो अभी नजर आ जाएगा। अभी देखो मैं, अभी तो चीज देखो बताना है, अभी तो मैं लिखनी है इंटीग्रेशन को छोड़ दी थी बात। अच्छा चलें ठीक है, बात अच्छी बात हो गई है। तो एक आखिरी चीज वही देखें, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है ना। लेट्स पुट L minus px is equal to L prime। इसका मतलब है हर L की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, L प्राइम प्लस px। p तो कांस्टेंट है ना, उसकी तो इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो तो एनर्जी है, कांस्टेंट है वो तो। सो दिस इंप्लाइज आई कैन राइट L is equal to L प्राइम प्लस px एवरीवेयर। अभी तो ऊपर L नहीं है ना मौजूद, अगर ऊपर L होता तो उस L की जगह आप ये पुट करते, क्या आंसर आ जाएगा फिर, आई एफ एस। अब आपकी देखने वाली चीज आ गई, चलिए पहले लिख लेते हैं डी एक्स 0 आप लिखते हैं d4 L प्राइम ओवर 2 पाई टू द पावर 4 L प्राइम हो गया ये, क्योंकि p का तो इंटीग्रेशन नहीं, p तो कांस्टेंट है, x का ताल्लुक d4 से कोई नहीं है, x तो एक वेरिएबल है, स्पेस थोड़ी है। आगे चीज क्या होगी, 1 ओवर L प्राइम स्क्वायर। अच्छा मुझे अब डेल्टा की डेफिनेशन देख ले, मैं डेल्टा किसको कहता हूं, L प्राइम स्क्वायर माइनस डेल्टा होल का ले, बन गया आपका देखा वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल। माइनस मैंने क्यों रखा था, आपने सोच के बताना है, वे डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वेयर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एम स्क्वेयर। अगर आप इसको पुट करेंगे माइनस और माइनस प्लस ये टर्म आ गई और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। तो व्हाई आई प्रेफर टू चूज माइनस डेल्टा इंस्टेड ऑफ प्लस डेल्टा, कौन बताएगा? हाँ, और क्या वजह थी, और क्या वजह? सही है, ठीक है ठीक है, सही होगी बात, लेकिन और कोई वजह? मुझे बाकी किसी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक्स वाली इंटीग्रेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेशक एक्स वाली इंटीग्रेशन बाहर पड़ी भी रहती है, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी तक। वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि आपको याद है ये अभी तो जो इंटीग्रेशन थी ये मिन्काउस्की स्पेस में थी, हम इसको यूक्लिडियन स्पेस में लेके आते थे। याद है, हम कहते थे कि L0 गोज टू आयोटा L0 E, उससे ये L प्राइम स्क्वायर यूक्लिडियन की 4 डायमेंशनल लेंथ बन जाती थी, और वो माइनस और ये माइनस में ये प्लस बना देते थे, जिसकी वजह से बाहर आयोटा टू द पावर या -1 टू द पावर n जो भी कह देते हैं आ जाता है। यहाँ n2 है तो यहाँ -1 का स्क्वायर आएगा। याद है बात ना? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसी इंटीग्रल को डी डायमेंशन में सॉल्व करते चले, इसको डी डी एल प्राइम ओवर 2
टू द पावर डी 1/L प्राइम स्क्वायर माइनस डेल्टा इसका स्क्वायर। इसका आंसर क्या था? मैंने लास्ट टाइम आपको n के लिए लिखवाया हुआ था, n के लिए लिखवाया हुआ था मैंने आपको। अगर आपको नहीं भी याद तो मैं 2 के लिए लिख देता हूँ। तो ये था आयोटा, मैं 2 के लिए लिखता हूँ, फिर आपको बता दूंगा n के लिए क्या था। 4 pi to the power d by 2 gamma 2 minus d by 2 over gamma 2 1 over delta to the power 2 minus। बस हर जगह जहां 2 नजर आ रहा है लिखा हुआ उसकी जगह n लिख दें। माइनस iota into -1 to the power n gamma n minus d by 2 over gamma 2 1 minus gamma n ना करना। हर 2 की जगह जो डिनोमिनेटर जो ऐसे 2 लिखा है उसकी जगह n लिख दें, तो ये i of n आपने साथ किया होता। प्रोसेस क्या होता था डायमेंशन फैक्टराइजेशन के पहले? हम इसे लेके जाते थे यूक्लिडियन स्पेस में। यूक्लिडियन स्पेस में हम विक रोटेशन करते थे। ये विक रोटेशन थी ना, जिसमें आप रियल लेंथ को एक इमेजिनरी लेंथ बनाते थे, या अगर ये लेंथ होती या लेंथ को छोड़िए, अगर ये 0 कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम होगा उसको आप इमेजिनरी बनाते थे ताकि अगर स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर से माइनस साइन काम बनाए, वो माइनस इसको 4 मोमेंटम बना दे यूक्लिडियन स्पेस। एक बिल्कुल लेंथ की तरह के काम करते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल हो? पर ये इंटेग्रल को आपने साथ किया, ये इंटेग्रल को आपने किया वैसा कि नहीं किया हुआ? ये वाला किया हुआ? क्या जवाब आया? इसको जब आपने खोला तो क्या जवाब आया? अभी लेक्चर आज शुरू वहीं से किया यार, आज का लेक्चर शुरू ही वहां से किया था। Therefore, I of s is 0 to 1, इसको तो मैं पहले वाला बाहर लिखूंगा 0 to 1 dx को। यार इस इंटीग्रल को आपने साथ किया ना, बताया तो दिल टूट जाएगी। जान छोड़ो पड़े, d को पुट कर दो, d इज इक्वल टू 4 minus 2 एप्सिलॉन। एक स्टेप कर ही दो, चलो d को पुट करो 4 minus 2 एप्सिलॉन, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये बनेगा gamma 2 minus 2 0, this becomes gamma of epsilon, gamma of 2 1 है into 1 over del to the power epsilon। और एक चीज मैंने छोड़ दी है, यहां पर 4 पाई स्क्वायर भी आएगा और 1 over 4 पाई माइनस एप्सिलॉन भी आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब 4 इसकी जगह 4 minus 2 एप्सिलॉन सारा, अब तो यार आपको मैंने बताया हुआ सारा क्या होता है, आप तो बताया हुआ नहीं, ये बिल्कुल वही लिखा हुआ है डेल्टा ओवर 4 पाई टू द पावर एप्सिलॉन, है ना? ये तो मैंने आपको पहले ही सारा कुछ बताया हुआ कि कैसे करते हैं। अब इसका जवाब आप तो बता दो। तो दिस इक्वल टू आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 1 dx 1 over एप्सिलॉन। ये याद करके रख लें, माइनस गैमा प्लस लॉग ऑफ 4 पाई माइनस लॉग ऑफ डेल्टा। ये याद करके रख लें, मुझे नहीं है, कम से कम आप तो याद करें। शुरू यहां से किया था ना, ये गामा से आता था 1 over एप्सिलॉन माइनस दिस वन। ये लॉग किस वजह से आता था? जब 4 पाई और डेल्टा को मिला के आपने एक्सपोनेंशियल लॉग लिखा। ठीक है जी, भी गुजरिए, ठीक है भाई। आप में से मुझे कोई बता सकता है मैं इसको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहा एक्स पे? नहीं, डेल्टा में एक्स मौजूद है, आपने नोट किया, डेल्टा में अब एक्स मौजूद है। अगर डेल्टा में एक्स मौजूद ना होता तो ये इंटीग्रल 1 देता, अब ये 1 नहीं देगा। ये खास वजह है कि मैं इसको एक्स में इंटीग्रेट नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं भी कर रहा तो है अपनी चॉइस।
जरा थोड़ा सा ना साफ करके देखते हैं चीजों को पहले, ठीक है। ये जो लॉग ऑफ डेल्टा लिखा हुआ है ये है क्या? लॉग ऑफ डेल्टा का मतलब क्या है? लॉग ऑफ डेल्टा इज लॉग ऑफ m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x इंटू 1 माइनस x, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से m स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से m स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? ये लॉग ऑफ m स्क्वायर इंटू 1 माइनस p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर x इंटू 1 माइनस x। मुझे क्यों अच्छा लगता है ये लिखा हुआ? डायमेंशनलेस चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लिखिए गलती नहीं होती कैलकुलेशन। पर हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि log of a स्क्वायर प्लस log of a b इज इक्वल टू log of a प्लस log of b। एक जगह से डायमेंशन निकाल रहे हैं, दूसरी जगह पे डायमेंशन में फंस गए आप आगे। मुझे पता है किसी और के पास भी m स्क्वायर की डायमेंशन मौजूद है, अब बात दिखाई नहीं देते। अभी तक मैंने ये राज रखा हुआ है कि ये s यहां पे है, यहां क्यों नहीं बता तो दिया, लेकिन मैंने लिखा नहीं। IFS क्या आ जाएगा फिर? आयोटा ओवर 4 पाई स्क्वायर 0 to 1 dx। आप बताएंगे मुझे क्या बनेगा ये वाला? 1 ओवर एप्सिलॉन। मैंने क्या बताया था आपको? 1 ओवर एप्सिलॉन किस तरह का होता है? लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर की तरह का। तो ये तो मान गया लॉग ऑफ, देखा एनर्जी स्क्वायर है इसमें, लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस गामा प्लस लॉग ऑफ 4 पाई, और क्या बनेगा? जी जी बिल्कुल सही है, प्लस लॉग ऑफ m स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। नहीं प्लस माइनस है ना, माइनस बाई माइनस लॉग ऑफ m स्क्वायर माइनस ln ऑफ m स्क्वायर माइनस माइनस लॉग ऑफ a प्लस माइनस लॉग ऑफ, ये भी डाल जगह एक लाइन में लिखा अच्छा लगेगा, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर। इसके साथ बंद हो गया। अच्छा अब ये देखिए, अगर इसके पास डायमेंशन है तो है इसके पास, फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन गई है। लेकिन जी एग्जैक्टली, लेकिन आप एक चीज देखें, सेंटर ऑफ मास में एस डायग्राम के लिए रिमेंबर फॉर एस चैनल डायग्राम जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एस चैनल डायग्राम p स्क्वायर इज इक्वल टू s। p स्क्वायर इज k1 प्लस k2 होल का स्क्वायर जो कि s के बराबर है। t चैनल के लिए p स्क्वायर क्या हो जाएगा? t। u चैनल के लिए क्या हो जाएगा? p स्क्वायर जो u के बराबर हो जाएगा, जो कि मैंडलस्टाम वेरिएबल्स है। तो इसका मतलब यह है कि IFS किसके बराबर आ गया? फिर अब आपको नजर आया कि s लेकिन हम इधर मैथलेस तो पार्टिकल कंसीडर नहीं कर रहे, नहीं, तो फिर सिर्फ p स्क्वायर एनर्जी के बराबर है। हाँ, उसकी वजह है कि सेंटर ऑफ मास में दोनों बैक टू बैक जाते हैं, उसमें 3 मोमेंटम 0 होता है। नहीं, इसमें ये s का मतलब ये कतन नहीं है कि इसमें सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास में एनर्जी है, बाकियों में इसके अंदर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, मैं आज करूंगा। s का मतलब ये है कि k1 प्लस k2 होल का स्क्वायर 4 मोमेंटम का होल स्क्वायर है k1 प्लस k2, लेकिन सेंटर ऑफ मास में k1 और k2 बैक टू बैक जाते हैं, इसलिए सिर्फ एग्जैक्टली, इसलिए सिर्फ क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे आप खड़े हैं, जितना ये आपसे दूर जा रहा है उतना वो आपको लग रहा है नेट मोमेंटम दोनों के दरमियान में, नेट मोमेंटम 3 मोमेंटम 0 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको कहा कि एस है, ये सेंटर ऑफ मास एनर्जी। क्या आंसर आ गया इसका? आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर। चलिए अब आप एक इंटीग्रल मुझे सॉल्व करें। अगर मैं इस चीज का इंटीग्रल कर दूं तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्स डिपेंडेंस नहीं है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू आयोटा ओवर 4 पाई स्क्वायर इनटू
log of lambda squared over m। अच्छा, प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन टर्म्स हैं, उनको मैंने छोड़ा हुआ है, प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आदत नहीं है लिखने की, लेकिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन ड्रॉप माइनस गामा प्लस लॉग 4 ये तो आ गई एक चीज। कोई चीज मैंने काम तो नहीं लिखी यहाँ पर, अगर लिखी हुई है तो बता दें। बाकी को मुझे किसी तरीके से इंटीग्रेट करना है, तो बाकियों को बताएं मैं कैसे इंटीग्रेट करूं, या ना करो इंटीग्रेट, क्या कहते हैं माइनस इंटीग्रल 0 to 1 dx log of 1 minus s over m squared x into, कर सकते हो मैथमेटिका में डालूं, फाइनाइट जवाब आएगा, फाइनाइट इसलिए आएगा तो दोनों लेवल्स फाइनाइट है, एस जीरो नहीं है, लेकिन जो भी जवाब आएगा उसमें कोई एस डिपेंडेंस नहीं होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी जवाब आएगा वो फंक्शन ऑफ एस और किसी चीज का फंक्शन नहीं होगा। तो आपने देखा, आप देखिएगा पैस्कल एंड श्रूडर या और बुक्स में क्या लिखा होता है, देखिएगा जो मैं कह रहा हूं, वो लिखते हैं आई ऑफ एस इज इक्वल टू आयोटा ओवर 4 पाई स्क्वायर, ये खाम खा बीच में आ रहा है, इनफाइनाइट पार्ट, क्योंकि अगर लैम्डा 0 हो जाए तो इनफाइनाइट हो जाता है, प्लस या माइनस ऑफ फाइनाइट पार्ट। फाइनाइट पार्ट की किसी को फिक्र नहीं होती, क्यों? क्योंकि मैं अगर ये तो फाइनाइट था, जो भी जवाब था मैंने कहा है कोई फंक्शन ऑफ इन्फिनिटीज अभी भी मौजूद हैं आपके पास, तो आई ऑफ एस आपने लिख दिया है यहां पर। आप में से मुझे कोई आई ऑफ टी लिखवा सकता है, क्या होगा तो बता, मुझे बताएगा आई ऑफ टी किसके बराबर, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये वैसे मैंने लिखा था, इसकी जरूरत नहीं। आई ऑफ टी क्या होगा, कौन बताएगा? एस की जगह टी आ जाएगा, हर एस की जगह टी आ जाएगा, तो आई ऑफ टी क्या होगा? आयोटा ओवर 4 पाई का स्क्वायर, एक दफा लिख लेते हैं इसको, चले लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर माइनस गामा प्लस लॉग ऑफ 4 पाई माइनस एफ ऑफ ये एफ ऑफ यू। अच्छा, टी किसके बराबर होता है? k1 माइनस k1 प्राइम। याद है टी कैसे आ जाता था? मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने का, आगे भी थोड़ा सा मैं लिखूंगा जाके, लेकिन चल थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक चीज याद करा। आपको याद है कि आपने कहा था, आपका प्रोसेस ये था k1 प्लस k2 गोज टू k1 या इज इक्वल टू k1 प्राइम प्लस k2। आप कहते हैं कि s का मतलब ये है, s इज बेसिकली k1 प्लस k2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू k1 प्राइम प्लस k2 प्राइम होल का स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा था t किसके बराबर है? a को इधर ले आए, k1 माइनस k1 प्राइम होल का स्क्वायर इज इक्वल टू k2 प्राइम माइनस k2 का स्क्वायर। ठीक लिखा मैंने। u किसके बराबर है? k1 माइनस k2, आप k2 को ले इज इक्वल टू k1 प्राइम माइनस। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यह है कि k1 और k2 अगर दोनों फर्ज कीजिए z के अलॉन्ग है, एक z के अलॉन्ग एक माइनस z के अलॉन्ग जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास में उनका मोमेंटम 0 होगा। अब दूसरे क्या है, फर्ज करते हैं वो xy प्लेन से yz प्लेन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर k1 जो एंगल थीटा बनाता है k1 प्राइम के साथ, तो k2 प्राइम के साथ पाई माइनस थीटा बनाएगा, क्योंकि दोनों बैक टू बैक जा रहे हैं। मैं आता हूं इस चीज पर थोड़ी देर में। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि इसमें एंगुलर डिपेंडेंस मौजूद है, इसमें भी एंगुलर डिपेंडेंस मौजूद है, जबकि इसमें जैसा जुनैद ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज मौजूद हैं, इसमें कोई एंगुलर डिपेंडेंस नहीं मौजूद। तो एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स में
जब भी हमने किसी की एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी होती है तो हम टी या यू चैनल डायग्राम को देखते हैं। सर टी चैनल कैसे थी, दो पार्टिकल यहाँ इधर से होते हैं? नहीं, ये था ना, फर्ज करके आपने पहले कहा कि K1 आया, K2 आया, ये बना डायग्राम और ये चला गया K1 प्राइम। यस चैनल टी में क्या हुआ, आपने कहा ये आ रहे हैं ऐसे करके और उधर जा रहे हैं, इंस्टेड ये एक वर्टेक्स पे आने वाला, समझे? ये आप ये समझे कि K1 प्राइम उठ के इधर आ गया, K1 प्राइम गोज टू K2 टाइम का एरो भी डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो बताते हैं, टाइम एरो तो बताते हैं कि फॉरवर्ड जा रहा है ना, ये सिंगल टाइम पे हो रहा है। हाँ नहीं, हाँ ये जब आप डायग्राम बनाते हो तो नेचुरली सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, आपका टाइम अभी भी उधर ही बढ़ता था। आप इसको ऐसे सोचें, पहले K1 K2 आए, फिर उन्होंने दो पार्टिकल्स एमिट किए। ये भी तो हो सकता था पहले K1 ने एमिट किया, वो किसी और में चला गया, फिर K2 आया, उसने एमिट किया और वो K2 प्राइम में चला गया। ठीक है, तीसरी ये भी हो सकती थी कि पहले जो इसने पकड़ा है वो ये पकड़ लिया, वाइस वर्सा। सबका टाइम आर एक ही दफा डिफाइन कर, टाइम आर एक दफा डिफाइन कर। ठीक है, ये वो परमुटेशन से आते हैं सारे। एक में K1 वाले एक जगह पे कंबाइन हो रहे होते थे, एक में K2 वाले एक जगह पे कंबाइन। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, अगर फोटोन होता या वन बोसॉन है, ठीक है ना। अच्छा, एक ना बड़ा खूबसूरत ना किसी ने डाइवर्जेंस चेक करने का मेथड लिखा, पेस्कन ने भी लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि बोसॉन्स के लिए ना आप लिख लें डायमेंशंस ऑफ द लूप इंटेग्रल्स माइनस नंबर ऑफ प्रोपेगेटर्स। इस डायग्राम को जरा देखें, ये किस ऑर्डर की डाइवर्जेंस है, इसमें कितने लूप मोमेंटम है इसमें? एक, d4 है, L टू द पावर 4, मोमेंटम टू द पावर 4 है। इसमें कितना प्रोपेगेटर किस तरह जाता है? 1/p², 1/p² है ना। प्रोपेगेटर भी जाता है 1/p4 पे, तो इसका dp/p की तरह की डाइवर्जेंस है ना, लॉगरिथमिक। क्यों मैं कह रहा हूं? इसमें d4 के लिए d4l का मतलब क्या है? L3dl। जबकि जो डिनोमिनेटर में आते थे वो क्या थे? L² जो कि L टू द पावर 4 बनता था, और ये काट के dl/L रह गया, जो कि लॉगरिथम में जाएगा। लॉगरिथमिक वजह से तो यही है ना कि आपके ओरिजिन पे और इंफिनिटी दोनों जगह पे एग्जैक्टली मतलब अनडिफाइंड चीज है। अनडिफाइंड जो बीच में जो रीजन है जिस करता है उसी के ऊपर आपको, अगर मैं थोड़ा सा टाइम दे दूं मैं बता दूंगा कहां छुपानी है। कपलिंग में छुपाएंगे तो जाहिर बात है किसी के सेंटर में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे पेस्कन एक लाइन एक लिखा हुआ है पेज पे ना, कैसे डायग्राम्स को चेक कर सकते हैं, तो मैं किस ऑर्डर की डाइवर्जेंस। लेकिन खैर ये क्लियर है ST2 का। U का क्या होगा, चले बताएं मुझे। I of U आप ये कह सकते हैं ना कि भाई क्यों बात जाया कर रहे हो हमारा और अपना, यही चीज होगी -f of U होगी। टोटल एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? अभी फाइनमेंट की कदर आई है ना आपको, वो इंटेग्रल जो इतना भयानक लग रहा था। अच्छा, हम खुशकिस्मत थे कि इसमें न्यूमरेटर में L नहीं था। अगर न्यूमरेटर में L होता ना तो मैं उस L की जगह भी L' -px करना पड़ता। लेकिन फाइनमैन ने एक और भी कहा है कि उसने कहा कि ऊपर ऑड नंबर ऑफ L's है ना तो 0 है जवाब। अगर इवन नंबर ऑफ L's हैं तो उसको लिखने के फिर कुछ तरीके हैं, वो फिर अगर टाइम बचा, अब मैं क्या करूं, पहले नहीं कहता था, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले में करेंगे ये QED, अगर वहां तक पहुंच गए तो ना पहुंचे तो क्या, हाँ पूरे लेक्चर हो जाए नहीं ठीक है, लेफ्ट लेवल की तीन होंगे नहीं, फिर दो भी होंगे पेपरों में, रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं यकम सेमेस्टर वालों की 2 जनवरी, यकम वाले एक हफ्ता लेट शुरू हुआ था, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका एक हफ्ता लेट शुरू हुआ था, वो 15 से शुरू हुआ था तो वो 2 को खत्म होगा, इसलिए पूरे लेक्चर का हिसाब रखा हुआ। अच्छा, अगर आप, लेकिन आपको पता है नेट एम्पलीट्यूड किसके बराबर था, याद है ना आपको?
उसमें तो तीनों का सम था बिल्कुल। इसका मतलब आप लिख सकते हैं आयोटा गामा एस टी यू इज इक्वल टू आयोटा गामा एस प्लस आयोटा। अच्छा ये खाम खा गामा यार इसको कहा हुआ है, मुझे अजीब सा लग रहा है गामा गामा, लगता है गामा फंक्शन है क्या? मैं भी आपसे शुरू में पूछने लगा था पर मैंने कहा खुद ही पता लग रहा नहीं होगा। खुद ही पता लग रहा नहीं होगा एग्जैक्टली। लिखते इसको गामा है लेकिन ना लिखते तो बेहतर है, गामा वी लिख लेना चाहिए था मुझे, लेकिन चले आप लिख लिया प्लस आयोटा। कन्वेंशन फॉलो की जाती है इसलिए गामा लिखते हैं, अदरवाइज समझे ये गामा फंक्शन नहीं है बस ना। तो क्या जवाब आएगा, कौन बताएगा आपको से? कौन बताएगा? तीनों को ऐड कर दो तो कराओ ना, क्या सारा काम मुझसे ना कराओ। आयोटा ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। 3 टाइम्स लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर माइनस गामा प्लस लॉग ऑफ। वैसे एम एस बास की यूज करते हैं तो ये गामा 4 एप्सिलॉन वैसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन वैसे लिखते हुए आ रहे हैं माइनस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ। और एक चीज नहीं लिखी ना सिर्फ हाफ, वो मैं इसलिए इधर लिख दिया। अब आपको पता चला इन्फिनिटी किसमें छुप रही है। फाइनाइट पार्ट का तो कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। किसी तरीके से अगर ये इसमें छुप जाती ना तो मसला ही हल हो जाता, पर मैं छुपाऊंगा इससे, देखिएगा। हाँ तो होती है बिल्कुल। लॉग ऑफ नेचर 1 ओवर एप्सिलॉन था, समझ लो। जब जब भूल जाए 1 ओवर एप्सिलॉन याद कर लिया, ठीक है ना। मैं लिखा है तो जवाब इन्फिनिट है, क्या करें हैं? नहीं कोई इन्फिनिटी नहीं है। मैं आता हूँ उसी को, एक मिनट। फर्क ये है कि आप देखते किसको हैं, ये बात देखने की है। आप लैम्डा को देखते हैं, किसी और लैम्डा को देखते हैं। आप चार्ज को कैसे देखते हैं? दूसरा चार्ज ला के, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेंज तो इन्फिनिटी है। इसका मतलब अगर आपने खालस देखना तो उनको इन्फिनिटली इनफाइनाइटली दूर रखेंगे। जो ही अदर देन इन्फिनिटी डिस्टेंस दरमियान में आएगा, एक का कुछ ना कुछ हिस्सा दूसरे पर चिपक जाएगा। इसका मतलब जो आपका ऑब्जर्व चार्ज है वो एक्चुअल चार्ज से मुख्तलिफ है। इसलिए पता है कि आपने मेजर कर लिया, वरना कुछ पता नहीं था। नहीं लेकिन सर वो मैथ्स की तरह कंटीन्यूअस चीज तो नहीं ना। हाँ, उस वजह से हमें पता है कि एक चार्ज फंडामेंटल। हाँ लेकिन है 1.6 वाला नंबर कंटीन्यूअस टाइप की है। वो नंबर तो कंटीन्यूअस टाइप है, पर उसका हम स्केल इस तरह कर लेते हैं। एग्जैक्टली 1.6 × 10⁻⁻⁹ इस 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या है। और यही काम आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में 1 एटॉमिक मास यूनिट लिख के किया। आपने कहा था प्रोटॉन के चार्ज को मान लेते हैं स्टैंडर्ड है, और आपने कहा 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 AMU या 1 U लिख लेते हैं, तो हम क्वांटाइज करके लिख लेते होते चीजों को, लेकिन यहां नहीं कर पा रहे ना। खैर कोई बात। ये पार्ट आपको नहीं बॉदर कर रहा ना, या ये भी बॉदर कर रहा है आपको? अगर ये बॉदर कर रहा है तो मुझे बताएं। अच्छा ये तो मैंने एक चीज लिखी है ना, अभी दूसरी नहीं लिखी। अच्छा अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पे भी चीजों को लिखता, सेकंड ऑर्डर तक जाता मैं, तो क्या मैं लिख सकता था? यानी 5-4 थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर डायग्राम भी पॉसिबल थी और सेकंड ऑर्डर डायग्राम भी पॉसिबल थी। आप मुझे लिखवा सकते हैं कि मैं दोनों के एम्पलीट्यूड को सम करूं तो क्या होगा? अगर मैं दोनों के एम्पलीट्यूड को सम करूं, यानी मैं अप टू सेकंड ऑर्डर लिखूंगा, तो क्या होगा? अगर मैं यही गामा लिखूं, आयोटा गामा एस टी यू अप टू सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या डायग्राम थी? लूप कुछ भी नहीं था ना, 1/2 पाई क्यूब के फैक्टर थे, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर था जो कि माइनस आयोटा लैम्डा था। याद है ना आपको? दूसरी टर्म क्या बन गई है? प्लस, इसको देखिए, आयोटा लैम्डा स्क्वायर, ये आयोटा
और ये लैम्डा स्क्वायर। अच्छा ये देखिए ये क्या बनता है, 62 बनता है ना, सॉरी 16 बनता है। 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया, 32। तो इसका मतलब आ गया 3/32 पाई स्क्वायर log of lambda squared over m squared minus gamma plus log 4 pi। और ये क्या बन गया, -1/32 पाई स्क्वायर f of s plus f of t plus f of। पहले मैं एक तरीके से इन चीजों को करूंगा, फिर मैं आपको एक आसान सी चीज भी बताऊंगा, ताकि आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे ना इसके बाद क्वांटम फील्ड थ्योरी आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह चीजों को लिखते हैं। अब आपको इस आयोटा की भी सेंस बन रही होगी कि अब ये क्यों लिख रहे थे साथ, ताकि एम्पलीट्यूड हम हमेशा किसी तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, सारे आयोटा ताकि कैंसिल हो जाए। एक वजह। दूसरी वजह और क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं इसमें से माइनस लैम्डा कॉमन ले लूं क्या बनेगा, बस मैं अपनी चीज के बिल्कुल करीब हूं। अब आप देख लें, आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है, 1 माइनस, हाँ बोलो आप बोलो, 1 माइनस लैम्डा ओवर 32 पाई स्क्वायर, बल्कि 3 लैम्डा ओवर 32 पाई स्क्वायर log of lambda squared over m squared minus gamma plus log of pi, और माइनस और माइनस प्लस 1/32 पाई स्क्वायर f of s। ठीक है भाई, कोई गलती तो नहीं की लेकिन जी 3 लैम्डा के बाद एक ब्रैकेट वो उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ना, ये इसके साथ सिर्फ हो गया, इसके साथ तो सिर्फ माइनस सर लैम्डा ओ स्क्वायर। लैम्डा। अब ठीक, अब सही है, लैम्डा बिल्कुल थैंक यू ना, लैम्डा कॉमन लिया तो ये माइनस लैम्डा कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस मेरे ठीक लिखा हुआ, गलती तो नहीं की। तो अगर आप मुझसे पूछें, लिखा हुआ है माइनस लैम्डा टाइम्स इनफाइनाइट पार्ट और सम फाइनाइट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में तो कोई चीज बहुत नहीं करती ना, अकेला पड़ा हुआ है, जो ही दूसरा सेकंड ऑर्डर में गए तो मसला बनाना। आप जरा देखिए इसके साथ में क्या काम करूंगा, मैं पढ़ देख लूं मैंने कैलकुलेशन ठीक की है या गलत की है, कुछ किया है पता नहीं, इधर से तो मैं ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा हम गैमा नहीं देखते यूजुअली, हम एक अब मैथमेटिकल ट्रिक्स, कोई मुझे मेरे पास और सेंस नहीं, हम बेहतर है दोनों तरफ इनवर्स ले लें, कोई इसकी वजह नहीं है, कोई 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 नहीं, बस एक चीज कैलकुलेट करने में आसानी होगी, पहले इनवर्स लेंगे बाद में दोबारा सीधा कर लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे इस तरफ आप गैमा इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं ये लिखूं गैमा ऑफ -1 एस, देखिएगा इस मैथमेटिकल ट्रिक का फायदा क्या है, अभी देखिएगा जी, साइन बदल जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो क्या हो जाएगा, ओ अच्छा ये क्या आपने मेरे को ये थैंक यू। अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस लैम्डा टू द पावर -1, ठीक है ना, माइनस लैम्डा टू द पावर -1 इनटू दिस होल ब्रैकेट, जो कि मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है, -3 लैम्डा ओवर 32 पाई स्क्वायर log of lambda squared over m squared minus gamma plus log of 4 pi minus plus lambda over 32 pi squared f of s plus f of t plus f of u to the power
नजर आएगा लिखा हुआ -1। देखिए ये परटर्बेशन थ्योरी है, कपलिंग स्मॉल है तो मैं इसको खोल सकता हूं 1 + 3 लैम्डा कर दूं प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, मैं वो अभी कर लूंगा अगर आप मुझे इजाजत देंगे। मैंने कहा कि लैम्डा बहुत स्मॉल है, बेशक उसके साथ बहुत बड़ी चीज जुड़ी है, लेकिन परटर्बेशन थ्योरी की खूबसूरती ही यही है कि आप उसे ऑर्डर बाय ऑर्डर खोल सकते हैं। तो मैं गामा इनवर्स को फाइनली लिख दूंगा जो कि मुझे चाहिए, और उसके बाद थोड़ी सी मैं डिस्कशंस करूंगा और फिर इन्फिनिटीज को रिमूव करूंगा। मैंने रेगुलराइज कर लिया अपने इंटीग्रल को, रीनॉर्मलाइज नहीं किया अभी तक, है ना। अभी तक इसमें वो इन्फिनिटी जो है वो आपको मैंने किसी तरीके से उसको अपनी थ्योरी के साथ स्केल कर लिया है कि लैम्डा कोई कट ऑफ है जो कि फाइनाइट स्केल है, जो कभी जवाब फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब है गामा इक्वल्स एस यू क्या बन गया माइनस लैम्डा टू द पावर -1 इंटू 1। अब मैं पावर लॉग लगाऊंगा 3 लैम्डा, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है इस चीज का, और 32 पाई स्क्वायर लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर ओवर एच माइनस गामा प्लस 4 पाई माइनस लैम्डा। अच्छा, कुछ लोग इसको लिखते नहीं हो, कहते हैं कि फाइनाइट बात है 32 पाई स्क्वायर एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी। ठीक है जी, प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर। क्यों परटर्बेशन थ्योरी में मैं अगली टर्म लिखूंगा तो लैम्डा स्क्वायर क्या, उससे अगली लिखूंगा तो लैम्डा क्यूब की ऑर्डर। लेकिन आपने एक कमाल किया है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो, लेकिन अभी तक नहीं नजर आ रहा कि आपने क्या कमाल किया, वो आपको भी नजर आएगा। मैं आपको याद है क्या कहता था, मैं कहता था आपने जब एनर्जी, जब आपके पास आपने वैक्यूम की एनर्जी कैलकुलेट की थी कि क्लासिकल वैक्यूम और क्वांटम वैक्यूम में बहुत फर्क था। क्लासिकल मैकेनिक्स वैक्यूम को देखती है बिल्कुल खाली, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स वैक्यूम को देखती है एक मुसीबत का पहाड़। कहती है भाई इसमें कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है, अगर कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है तो चीजें फ्लक्चुएट करती हैं, चीजें फ्लक्चुएट करती हैं, या वैक्यूम फ्लक्चुएट करता है चीजों के बजाय, ये कहना बेहतर है। तो उसके पास एक 0 पॉइंट एनर्जी मौजूद है, वो 0 पॉइंट एनर्जी जो है वह हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करती है, और उससे कई किस्म के पार्टिकल एंटी पार्टिकल बदलते रहते हैं। सिर्फ आपको देखने के लिए उसी हिसाब से कोई ना कोई खुर्द बीम चाहिए होगी। अगर आप कॉम्पटन वेवलेंथ में माइक्रोस्कोप ले जाते हैं अपनी, तो आपको वैक्यूम से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नजर आते हैं, जो कि आपको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप पे नजर नहीं आते। आप उसमें से 2 टॉप क्वार्क्स भी देख सकते थे अगर आप उस और हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप ले आते किस तरीके से। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर मैंने क्या किया था कि वैक्यूम की एनर्जी इन्फिनिट थी, तो मैंने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया। बिल्कुल यहां पर भी मैं ऐसा ही करूंगा, मैं कहूंगा कि विद रेफरेंस टू समथिंग मेजर करना है ना, हम कहते हैं, इसको कहते होते हैं एक जीरो मोमेंटम ट्रांसफर, स्कैटरिंग एट जीरो मोमेंटम ट्रांसफर। क्या मतलब होता है इसका? पार्टिकल आते हैं, कोई चीज एक्सचेंज नहीं करते और एक दूसरे के करीब से गुजर जाते हैं, ऐसे जैसे देख रही है, देयर इज नो प्रोपेगेटर इन बिटवीन देम, दैट इज नोन एज अ जीरो मोमेंटम ट्रांसफर। एग्जैक्टली, इसको अमूमन कहते हैं मोमेंटम सब्ट्रैक्शन स्कीम्स। ठीक है, तो अगर आप इसी गामा इनवर्स में से ये चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या जवाब आएगा? गामा माइनस एस टी यू माइनस गामा माइनस एस नॉट टी नॉट यू नॉट। मैं डिटरमिन करूंगा तो क्या जवाब आएगा? लैम्डा टू द पावर -1 है ना, ये तो पूरे का पूरा कैंसिल हो गया दोनों, क्योंकि इसमें तो कोई एस टी यू है ही नहीं है। तो क्या जवाब आ गया? माइनस लैम्डा ओवर 32 पाई स्क्वायर एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी
माइनस एफ ऑफ एस नॉट माइनस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसको एफ ऑफ एस टी यू भी लिख सकता हूं कंबाइन करके, क्या करके बोलना है। तो ये जवाब आपको देखने में लग रहा है आपने कोई कमाल नहीं किया। एक चीज मैंने कम दी, जैसे बाय माइनस लगना, ये बाय ये चाहिए था। एक काम आपने बड़ा कमाल किया, तो बता सकते हैं क्या काम किया और क्या काम किया आपने? प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर टू है। इन्वर्स की क्या जरूरत है? मैंने छुपा के रखा है कि क्या जरूरत है। किधर है कपलिंग? लैम्डा इन्वर्स लैम्डा, कपलिंग किधर? खत्म है, कपलिंग का ही मसला था सारा, बीच में वही प्रॉब्लमैटिक थी। किधर गई है कपलिंग अब, है ना? इज इनटू एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ टी। मैंने इसीलिए भाई को शुरू में क्या किया था कि ये ट्रिक है मैथमेटिकल, लेकिन ट्रिक बड़ा काम का है। कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो फिजिकली वेरिएबल की कपलिंग हो रहा है, जिसमें इंफिनिटी होने का डर था। प्लस ये माइनस एफ ऑफ एस नॉट। और ये यकीन कीजिए ये कोई ऐसी हवाई बातें नहीं है, सारी फिजिक्स है इसमें। वो आपने प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर में उसको नहीं लिख रहा, मैं मुझे बात को बहुत बुरा लगता है बार बार बेचारे को साथ देना। बस इस ऑर्डर पे कपलिंग कोई नहीं है। अब लैम्डा स्क्वायर वाले टर्म पे मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं वो चीज कहना चाह रहा था जो आपने मुझसे उगलवा रहे हैं। इसका मतलब है ये आपने थ्योरी को रीजनलाइज किया टू द ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर। अगर आप अगली टर्म पे जाएंगे लैम्डा क्यूब के लिए, तो उसके लिए भी आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा दोबारा से। दिस इज नॉट, ये टर्म यूज की जाती है बुक्स में, वी हैव टू रीनॉर्मलाइज इट ऑर्डर बाय ऑर्डर। इस ऑर्डर के ऊपर कोई इंफिनिटी नहीं आ रही, लेकिन अगली टर्म लो तो शायद उसमें इंफिनिटी आएगी, उसको भी मुझे सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा उसी ऑर्डर का। ये लिख देना। In this way, I can remove these infinities order by order. कुछ भी नहीं दिया मैंने कहा। अब मैं आता हूं जीरो मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब क्या, अभी मैं आता हूं। लेकिन मसला यार खत्म तो नहीं हुआ ना अभी भी, है ना? सारा जो काम है ना वो इसमें आगे घुस गया है। What are these f of s naught, t naught, u? अगर ये मुझे पता चल जाए तो मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास जो भी जवाब आएगा वो फाइनाइट आएगा। एस टी यू तो मुझे अपने पार्टिकल अपने एक्सेलरेटर से पता है ना। इसका मतलब है मुझे किसी तरीके से ये जिनको मैं कह रहा हूं ना जीरो मोमेंटम ट्रांसफर्स पे मैं कैलकुलेट करूंगा इनको, जीरो मोमेंटम ट्रांसफर्स पे। मैं अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि जीरो मोमेंटम ट्रांसफर से मुराद क्या है। ठीक है, मैं इस पे आता हूं। यहां तक अगर कोई सवाल है। कोई आप कोई कपलिंग कितने? हाँ, तो उसमें कोई कपलिंग नहीं, उसमें एस है और एम है। एफ ऑफ एस तो ये था ना, एफ ऑफ एस तो ये था ना, 1 माइनस एस ओवर एम एक्स इंटू शायद बाय लॉग में कम है, लॉग ये था। वो तो चैनल से बहुत बाहर आ गया, चैनल्स लेके हमने अब हमने सारे चैनल्स इस्तेमाल कर लिए जो जो करते यहां तक पहुंचने के। आप यकीन करें, वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट वे ऑफ डूइंग फिजिक्स, रीनॉर्मलाइजेशन। आपने क्या किया अभी तक? आपने कट ऑफ रेगुलराइजेशन की डिपेंडेंसी खत्म कर दी इसमें से। दूसरा काम आपने क्या किया? आपने लैम्डा की डिपेंडेंस खत्म कर दी इसमें जो कपलिंग थी।
अब कपलिंग इससे अगले ऑर्डर पे तो आ रही है, इस ऑर्डर पे कोई नहीं है, लेकिन अगर अगले ऑर्डर पे आ रही है तो मैं फिर अगले ऑर्डर पे रीनॉर्मलाइजेशन कर लूंगा। तो इसलिए जितनी लूप डायग्राम्स आप डालते जाते हैं उतनी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। ठीक है, ये है रेगुलराइजेशन एंड रीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो हमने कॉस्ट पे की वो पे की कि ये जो एफ ऑफ एस टी यू नॉट जो है ना, एफ ऑफ एस नॉट टी नॉट, दीज आर अननोन्स एंड आई हैव टू डिटरमिन दैट सम एक्सपेरिमेंटली। मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, किस तरह मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैंने इसके बारे में बात करनी है। अगर यहां पर कोई सवाल है, अगर यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। मैं अब किसी तरीके से ये डिटरमिन करूंगा, ये डिटरमिन करने का मतलब है मुझे अब एफ ऑफ एस नॉट टी नॉट यू नॉट चाहिए। आपने वैसे कपलिंग रिमूव तो की है, इसके रिजल्ट्स पे कितना पता है? ये रिजल्ट अभी तक फिजिकल है नहीं, अभी एक फिजिकली बनती है। अभी देखें, कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं है जो बगैर कपल की है किसी से आप कर सकते हैं, है ना। तो कपलिंग मौजूद है, सिर्फ हमने बिल्कुल जुनेद अगर याद करो तो हमने जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाली थी वैक्यूम की तो इन्फिनिट बनती थी, अगर बहुत सारे वैक्यूम के पॉइंट्स इन्फिनिट ले लेते थे। हमने कहा उससे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम सब्ट्रैक्ट आउट कर देते। डिफरेंस हमने मेजर किया था तो उसमें कोई इन्फिनिटी नहीं। अभी भी मैंने डिफरेंस मेजर किया है और उसमें कोई इन्फिनिटी नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये। लेकिन जो मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ी है वो एफ ऑफ एस टी यू मुझे पे करनी पड़ी है, समहाउ आई हैव टू डिटरमिन दैट। मैं पहली दफा इस कोर्स में कई लोगों ने मुझे कहा, आपने मुझे पैगाम मुझे कि पार्टिकल फिजिक्स कराएं, तो ये सारी पार्टिकल फिजिक्स है भाई। अगर आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी का नाम नहीं पसंद तो मैं कहता हूं ये पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर है, ठीक है, लेकिन है ये पार्टिकल फिजिक्स। जी तो कब से रहेगी? हाँ बिल्कुल। क्वांटम फील्ड थ्योरी फंडामेंटल सब ABC है पार्टिकल फिजिक्स करने की, ये आपको आनी चाहिए तब आप पार्टिकल फिजिक्स कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैं गलत क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर सकते। अगर मैं जुमला मॉडिफाई कर दूं तो आप मुझे मारेंगे तो नहीं, आप समझ के नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करने में हाँ हवाई ग्रिफिथ को यार नहीं रिमेंबर हाँ सब्जेक्ट है सर, लेकिन उसने बड़ा अच्छा खूबसूरत पार्टिकल फिजिक्स तो बहुत समझना है, वो है वो एंट्री पॉइंट है भाई। क्या समझो, एंट्री पॉइंट है ना इसमें हाँ। फिजिक्स में। तो उससे पहले ग्रिफिथ दिखा के हम लोगों को घेरते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। नहीं सर, मतलब आपको It's a beautiful- फिजिक्स का पहली दफा पता ही है वो पार्टिकल It's a beautiful- मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आप डायरेक्टर क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ने आए हो, आपको क्या पता लगेगा? एग्जैक्टली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ग्रिफिथ की किताबों में अगर मैं ऑर्डर ऑफ बुक्स करूं ना तो सबसे अच्छी मुझे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की लगती है, दूसरे नंबर पे पार्टिकल की, तीसरे पे मैं कहना तो ये दो मुझे बहुत अच्छी है। वो तो फिजिक्स की सबसे बेस्ट टेक्स्ट मानी जाती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ग्रिफिथ। एग्जैक्टली कोई शक नहीं। जनरल फिजिक्स की बुक्स तो पार्टिकल की बहुत अच्छी है। पार्टिकल की बहुत डिटेल्ड सबसे मुश्किल जो मानी जाती है वो जैक्सन की मानी जाती है, बहुत इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा। वो क्वांटम फील्ड थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अच्छा भाई अब थोड़ा सा ना STU चैनल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि मैंने क्या कहा, मैं जीरो मोमेंटम मैं इसको कैलकुलेट करूंगा एट जीरो मोमेंटम ट्रांसफर, लेकिन पहले मैं STU कैलकुलेट कर लूंगा। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं कई दफा लिख चुका हूं, कई दफा लिखा ना मैंने। अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई थोड़ी सी पार्टिकल फिजिक्स की चीज करूंगा जल्दी में, फिर बाकी यही से कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे करनी है, इस स्कैटरिंग में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था वो ये था कि K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K1 प्राइम प्लस K2। अच्छा आपको पता है ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जिसमें 3 मोमेंटम आपको सम ऑफ 3 मोमेंटम आपको दोनों आने और जाने वालों का 0 लग रहा होता है। यानी मैं कहूं कि अगर K1 इस तरफ से आ रहा है, लेट्स से K1 वेक्टर इस तरफ से आ रहा है, तो K2 वेक्टर जो है वो इस तरफ से आएगा, मैं दरम्यान में खड़ा हूं, नेट मोमेंटम मुझे कितना लग रहा है? 0 लग रहा है दोनों का सम। इनसे यहां से स्कैटर होने के बाद लेट्स से कि K1 प्राइम इधर चला गया 3 मोमेंटम और K2 प्राइम भी बैक टू बैक है,
यानी अगर मैं K1 प्राइम और K2 प्राइम को देखूं तो उनका मोमेंटम भी जीरो है, नेट मोमेंटम सेंटर ऑफ मास में, और अगर आने वालों को भी देखूं तो उनका जीरो है, लेकिन इनके दरमियान में कोई ना कोई एंगल मौजूद है, वो बात की बात। तो मैं लिख सकता हूं सेंटर ऑफ मास में, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, पार्टिकल फिजिसिस्ट का सबसे फेवरेट फ्रेम है ये। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में K1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K2 वेक्टर। क्यों? अगर ये z के, अगर ये x के लॉन्ग है तो ये माइनस x के लॉन्ग। दिस इज इक्वल टू लेट्स से K वेक्टर, इसका मैं नाम रख देता हूं, और K1 प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस K2 प्राइम वेक्टर विच इज इक्वल टू K वेक्टर प्राइम। मैं नहीं कह रहा कि K और K, ओ सॉरी ये K, मैं नहीं कह रहा कि ये दोनों बराबर हैं। अच्छा मैं लिखा वेक्टर तो आगे जाके ये ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताएं S किसके बराबर है, कौन बताएगा मुझे S किसके बराबर है? सॉरी S किसके बराबर है? हाँ बोलो। S इज इक्वल टू K1 प्लस K2 होल का स्क्वायर है। किसके बराबर है? इसको मैं ऐसे लिख सकता, दिस इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होल का स्क्वायर माइनस K1 वेक्टर प्लस K2 वेक्टर होल का स्क्वायर। लिख सकता हूं ना मैं? E स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये वाली चीज ये जीरो के बराबर है ना, तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होल का स्क्वायर। ठीक लिखा भाई मैंने, कुछ गलत लिखा? ठीक लिखा, ये वही लिखा है E स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा E1 किसके बराबर है? जरा देखिए जरा, E1 किसके बराबर है? ये है K1 स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है? K स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। E2 किसके बराबर है? K2 स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया? ये भी इसी के बराबर है ना, क्योंकि K1 माइनस K2 के बराबर है, लेकिन स्क्वायर तो बराबर है ना। इसका मतलब है ये E1 के बराबर है। सो यहां से ये पता चलता है कि E1 इज इक्वल टू E2 एंड लेट्स कॉल दिस इज इक्वल टू E। इसलिए लिखते हैं लोग इसको E सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मोमेंटम जीरो है, सिर्फ और सिर्फ दोनों की एनर्जी है। तो S किसके इक्वल आ गया? S इज इक्वल टू 4 E स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी बराबर है। E1 प्राइम इज इक्वल टू E2 प्राइम एंड इज इक्वल टू E प्राइम। मैं नहीं कहना वो E के बराबर है, उसमें क्या आ जाएगा? K प्राइम स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, तो उसको मैं E प्राइम कहता हूं। मुझे तो बताएगा T किसके बराबर है, अभी पता चलता है ना। S तो मैंने निकाल दिया कि ये 4E स्क्वायर के बराबर है। हाँ, S चैनल ऐसा चैनल होता है जिसमें नेट मोमेंटम जीरो होता है पार्टिकल्स का। ठीक, इसको कहते हैं सेंटर। आपको याद है वो सर्च में क्या कहते रहते हैं? इट कोलाइड्स एट 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेंटर ऑफ मास एनर्जी। मोमेंटम को छोड़िए भाई, दोनों हेड ऑन आ रहे हैं, एक भी 7 का है दूसरे भी 7 का है, आपको लगती है 14 ही लगती है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का ये फायदा है। चाइना में जो बना था वो खत्म हो गया, वो हाँ अभी तक खत्म हो गया, लेकिन बन नहीं सकता। AI सब कुछ बना लेगा, इससे हम इस चीजें के लिए काम करें, इसे बता। चलो कल चाइना वाले पेपर को फिनिश करो, वो आएगा भी सीधा है। प्लीज आपने वो बोला कि दो पार्ट सामने सामने से आ रहे हैं, ठीक है, तो एक के तरह दूसरे की मतलब हम ऐड करते हैं लीनियर, लाइक अगर नोडल केस। लेकिन आपने बोला 7 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन
70 मतलब अब एनर्जी को आप ऐड कर एनर्जी है वो स्पीड का लीनियर फंक्शन तो नहीं है, तो स्पीड लीनियरली ऐड हो गई तो जरूरी नहीं कि एनर्जी लीनियरली स्पीड तो कभी लाई नहीं ये है मतलब 7 नहीं मैंने कहा ये इस तरह है कि दोनों पार्टिकल्स को आपने अपोजिट साइड पे घुमाया और देन कोलाइड कराया। स्पीड का तो कोई ताल्लुक नहीं, एनर्जी तो स्केलर है, एनर्जी का तो कोई ताल्लुक नहीं। रेस्ट मास एनर्जी में सी आता है, वरना तो पी आता है, मोमेंटम आता है। तो इसको हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास आपकी चॉइस हो। उसके लिए तो आप लाभ कंपोजिशन यूज करोगे, अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है। आइंस्टाइन बता चुका है कि वेलोसिटीज कैसे आएगा। वेलोसिटीज का कोई काम नहीं, प्रोटॉन की वेलोसिटी से कुछ कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें एनर्जी से इंटरेस्ट है। निकाल सकते हैं बाय द वे वहां से। एनीवे चलो टी निकालें जल्दी से, जो 5 मिनट रह गए हैं। टी किसके बराबर होगा, कौन बताएगा? एनीवन a1 माइनस a1 प्राइम का स्क्वायर जो के बराबर है a2 प्राइम माइनस। कोई एक चीज निकालने में, अब आपको वो बताने लगो जो पार्टिकल फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसके बराबर आएगा, कौन बताएगा? हाँ चलो बोलो। अच्छा क्या आएगा ये? a1 स्क्वायर प्लस a1 प्राइम स्क्वायर माइनस 2a1 k1 k1 स्क्वायर किसके बराबर है? m स्क्वायर के। k2 स्क्वायर किसके बराबर है? m स्क्वायर के। रियल पार्टिकल्स के ना, तो ये आ गया 2m स्क्वायर माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस 2e प्राइम k1 की एनर्जी जो है e है, इनको मैं एनर्जी मोमेंटम में खोल रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स a डॉट लिख सकता हूं ना, कोई हर्ष तो नहीं लिखना है क्या है? क्यों एंगल आ गया ना बस बीच में, क्या नहीं आ रही? वैसे मैंने भी बड़ी बेवकूफ़ी की है, कोई लिखने में। हाँ भाई, हाँ भाई कुछ ना लिखते ना, मैं लिखता रखा है, कोई बात नहीं। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? गलत किया तो आप बता दें मुझे। नहीं बराबर किया, मैंने कहा बराबर किया। हाँ सबके तो मैथ्स तो सेम ही है, मैथ्स तो सेम है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। बाकी भी ठीक है, देख लो अगर कुछ गलत तो बता, हो सकता है गलती के चांसेस तो हमेशा रहते हैं। चलो डाउट है मेरी बात को यहाँ से देख, यहाँ से देख लो। चलो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये e1 माइनस e1 प्राइम का स्क्वायर माइनस a1 वेक्टर माइनस a1। अभी आपको निकल के नजर आ जाएगा ये किसके बराबर है? e1 माइनस e1 प्राइम का स्क्वायर किसके बराबर है? e1 किसके बराबर था? k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। e1 प्राइम किसके बराबर था? k स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अच्छा अगर इसको खोल लेंगे आप ध्यान से, e1 माइनस e1 प्राइम का स्क्वायर, इसको अगर खोल लेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a1 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स a1 डॉट a1। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने भाई, सब कुछ ठीक किया। अब देख लो e1 माइनस e1 प्राइम माइनस दिस, e1 किसके बराबर है? ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो खोल लो चलो इसको, क्या आंसर आ गया? e1 का स्क्वायर प्लस e1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 2e1 प्राइम
माइनस k1 का स्क्वायर माइनस k1 प्राइम का स्क्वायर और सॉरी वेक्टर माइनस सॉरी माइनस प्लस 2k1 डॉट ये वही चीज लिखी हुई है e1 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर इज m स्क्वायर e स्क्वायर माइनस k स्क्वायर m स्क्वायर वो चीज क्या आंसर आ गया इसका 2m स्क्वायर माइनस 2e1 प्राइम वही बना ना जिसमें मैंने कहा कि जितना मर्जी कान जैसे मर्जी पकड़े। अच्छा अगर k1 और k1 प्राइम के दरमियान में एंगल थीटा क्या आएगा तो क्या बनता है प्लस 2k वेक्टर की मॉड k वेक्टर का प्राइम का मॉड कोसाइन ऑफ एंगल। अच्छा अगर k2 प्राइम पढ़ते हैं तो उसका भी यही जवाब आता है। क्यों? अगर इसके दरमियान में एंगल थीटा था k1 और k2 के दरमियान में तो इन दो के दरमियान में जो एंगल था वो क्या था k2 प्राइम और k2 प्राइम उसका भी थीटा ही था। हाँ लेकिन इसके और इसके दरमियान में जो एंगल बनना था वो पाई माइनस थीटा वो यू में बनेगा। टी वाली डायग्राम में टी वाला रिजल्ट क्या आएगा यू में सिर्फ थीटा को पाई माइनस थीटा से। तो यू का जवाब क्या आ जाएगा घर जाके वेरीफाई कर लीजिएगा यू में क्या आएगा कर लेंगे घर जाके वेरीफाई होगा या मैं मुझसे ही कराएंगे। चलो एनीवेज यू का बात कर लेते हो चुका है बाकी बात कर लीजिए किसी का अगर कोई क्वेश्चन अगर कोई सवाल तो प्लीज पूछिए। बाकी मैं कल मैं ऐसे ही यू से खोलूंगा टाइम का मैं करना मैंने क्या है जब जीरो मोमेंटम ट्रांसफर कर दूंगा तो टी भी जीरो हो जाएगा और यू भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? मोमेंटम जीरो होगा तो एनर्जी और मास बराबर हो जाएगा ये कट जाएगा ये टर्म जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यू को अगर आप खोलेंगे तो यू में सिर्फ ये आएगा। चलिए मैं लिख यू इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 2e1 e2 प्राइम प्लस 2k वेक्टर का मॉड k वेक्टर प्राइम का मॉड कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये है बस ठीक है सिर्फ थीटा वाली टर्म का साइन। इसका मतलब है अगर आप जीरो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ ऐसा एग्जिस्ट करेगा टी और यू जीरो। ठीक है तो मैं क्या करूंगा जीरो मोमेंटम ट्रांसफर पे करूंगा टी और यू को जीरो पुट कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एस नॉट है क्योंकि लॉग ऑफ 1 जीरो तो ये गल आगे थोड़ी सी समझ आना शुरू हुई डिनोमिनेशन की आइडिया हुआ अब नहीं है पर मुझे ये क्यों लग रहा है कि ऐसे ही करेंगे अभी तक लग रहा है ऐसे ही करे जा रहे मैं सुनना चाहता था ये बात। फर्ज करो जो नहीं आपको इतनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हाँ ठीक है और आप खुद से सिंथेटिकली आप उसको करेंगे एग्जैक्टली नेचर है इस तरह वो तो ठीक है लेकिन बाकी किसी जगह पे इस तरह की ना आपको आप किसी को कहें ना अल्फा इज 1 over 137 पॉइंट्स को छोड़ दें हैं कहते हैं 1 मिनट कौन सा अल्फा कौन सा 1 over 137 आपको बताना पड़ता है अल्फा एटॉमिक स्केल के ऊपर 1 over 137। अगर आप मुझसे पूछेंगे वही फिजिक्स के वाले बंदे से वो कहेगा नहीं कपलिंग बढ़ जाती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें अल्फा एट द बी कोऑर्डिनेट्स तो वो जाएगा 1 over 125। इसका मतलब है कपलिंग जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है नेचर में वो भी स्केल डिपेंडेंट है। अभी स्केल डिपेंडेंस इसमें भी आएगी फिक्र ना करो। याद है लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर पड़ा हुआ है मेरे पास और वो स्केल है। नहीं आप बात उसकी कर रहे हैं जब हमने कपलिंग कर ली है हाँ नहीं उससे पहले भी जब मैंने लूप इंटीग्रल सॉल्व किया उसमें लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर आता था।
कैंसर की ना लेकिन इसका मतलब है कि स्केल के ऊपर रह के कैंसर कर रहे हैं। अगर फर्ज लैम्डा और एम बराबर हो जाते, अगर आप उसी स्केल में देख रहे होते जिस पे लैम्डा मैथ्स के बराबर है, तो लॉग ऑफ 1 क्या होता? 0। तो कोई डाइवर्जेंस नहीं थी ना। इसलिए अगर आप एटॉमिक स्केल पे देखते हैं तो 1/137 आता है, लेकिन जो ही हाई एनर्जीज पे जाते हैं ये कई किस्म के फोटॉन एमिट और एब्जॉर्ब करता है। जब ये एमिट और एब्जॉर्ब करता है तो इसमें इन्फिनिटी आती है, तो हमें कपलिंग को फिर रेगुलराइज करना पड़ता है, रीनॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो मैं इसको पता है कैसे क्या नाम दूंगा? वेयर कपलिंग। एविडेंस आपके पास सिर्फ यही रहता है ना कि आपने मैथमेटिक्स से किया, आपके एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मैच। एग्जैक्टली मैंने थियरी वेल और हमारे पास कोई तरीका नहीं ना, और कोई तरीका नहीं। न्यूटन के उस लिहाज से क्यूएफटी बड़ी सक्सेसफुल है, उस लिहाज से क्वांटम फील्ड थ्योरी बहुत सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली ये रीनॉर्मलाइजेशन जो सिर्फ आपको बॉदर नहीं कर रही, डिराक को भी करती है। कहता था ये बड़ा अजीब सा तरीका है। सर लगता ही नहीं है ना, आपकी बेसिक प्रेमिस आपने थ्योरी के लिए हैं, उससे आपको पता चलना चाहिए कि थ्योरी किस तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन आपकी थ्योरी आपके बेसिक प्रेमिस के हिसाब से फॉल्टी है, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको स्लाइटली डिफरेंट आपने उसके ऊपर बैंडेड इतनी ज्यादा की हुई है कि वो असल फॉर्म है इसकी। आप किसी को ये दिखाएंगे मुझे ये कहेगा ही नहीं कि ये स्पेशल रिलेटिव क्वांटम मैकेनिक्स का स्ट्रक्चर है। आपने उसके ऊपर बैंडेज इतनी कर करके उसको एक डिस्टॉर्टेड देखिए इसको आप इस तरह कहीं नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली मैं मैकेनिक्स से स्पेशल रिलेटिविटी इसमें एक चीज बड़ी सक्सेसफुल भी है। अब आपको सारी जो कबाहतें हैं नजर आ रही थी, अभी इन 20 लेक्चर में अब यहां तक हो गए हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें क्वांटम फील्ड थ्योरी में अभी भी करने की है, शायद नेचुरल वे हो, हमें नहीं पता। तो ये पहली सक्सेस है इस कोर्स की, अब नाउ यू कैन रियलाइज के इश्यूज हैं। लेकिन इसको इस तरह भी सोचो, आप तो बड़े खुश थे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कैलकुलेट करके, वो तो लैम्प भाईजान ने मेजर किया तो पता चला यार लैम्प शिफ्ट भी एक चीज होती है। एक्सैक्ट उसने कहा कहीं ना कहीं से फोटॉन पकड़ लेता है इलेक्ट्रॉन जो है, और वो जनाब अपने लेवल से जिगलिंग करता रहता है, उछलता कूदता रहता है। वो आपको इफेक्ट शामिल करने पड़ेगा। आपको प्रिसाइज कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स में प्रॉब्लम, आपके एक्सपेरिमेंट्स ने कोई चीज दी थी जो आपकी थ्योरी के साथ मैच नहीं करती। इसका मतलब है जो थ्योरी वाज इनकम्प्लीट, इट वाजंट कंप्लीट, फिर आपने उसे कंप्लीट किया। मतलब थ्योरी में कोई इस तरह की चीज नहीं थी जो आपको लेवल करेगा। एग्जैक्टली उसमें भी इंफिनिटीज मौजूद थी, फिर आपने उसको भी रीनॉर्मलाइज किया एंड देन यू गॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। हांस बेकर ने कॉन्फ्रेंस से आते हुए वापसी पे ट्रेन में ही वो कैलकुलेशन कर ली थी, फर्स्ट कैलकुलेशन। फिर श्विंगर तो मनागा डायसन फाइनमेंट लोगों ने उसको इम्प्रूव किया काफी हद तक, और मल्टी लूप डायग्राम स्टडी की और उनके इफेक्ट्स को स्टडी किया। तो वजह यह है कि नेचर जो है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम समझते हैं। ठीक है, लार्जर स्केल पे जो सिंपल है यूनिवर्स, बहुत सिंपल है। लार्जर स्केल पे आपको स्टार्स नजर आते हैं, आपको सूरज नजर आता है, सैयारे, गैलेक्सी सब कुछ नजर आता है। बड़े स्केल पे नेचर इज टू सिंपल, बट वंस यू कम टू द हाई एनर्जी स्केल्स इन यूनिवर्स, एवरी सिंगल एंटिटी, इवन योर प्रोटॉन बिकम्स अ डिजास्टर। हाँ, मैं कह रहा हूं कि फिर भी उसमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, उसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कोई नहीं। आपको अगर आप मल्टी कंप्यूटर पे न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते, 4 बॉडी 5 बॉडी 6 बॉडी, इसमें तो आप 2 बॉडी को नहीं सॉल्व कर पा रहे यार। एग्जैक्टली इतना कुछ बन जाता है इसमें। तो ये एक प्रॉब्लम है इस थ्योरी का, इनका कि इसके फायदे के एक्सपेरिमेंट से मैच करती है। ठीक है, ये प्रोसीजर बड़ा हॉट पॉच लगता है। मैं आप सबको एक रीडिंग असाइनमेंट दूंगा इस कोर्स के अंदर, वो है विल्सन का रिसर्च पेपर ऑन दिस सब्जेक्ट। और विल्सन ने जिस तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है बड़े खूबसूरत तरीके से, दिस होल रीनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर पढ़ें। हाँ, मैथमेटिक्स विल्सन वही बंदा है जिसका विल्सन लाइन से जिसके नाम गेज कनेक्शंस हैं, तो ये जरूर पढ़ें, आप इस काबिल हो जाएंगे। अभी भी आप जाएं घर, अब आप पैस्कल एंड शूडर खोलें या सिडनी कोलमैन के लेक्चर खोलें तो आपको ज्यादा ड्राउने नहीं लगेगी। अब इस काबिल हो जाने चाहिए कि अब आपको किताब पढ़ एग्जैक्टली लगता है हर 4 सफे के बाद कोई चीज हमने की हुई है बीच में से। वो इसलिए क्योंकि पैस्कल ने किताब लिखी ना, हम किताब तो नहीं लिख रहे ना, हम तो लेक्चर लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं आप में से किसी, अगर नहीं है तो थैंक यू सो मच। बाकी कल सुबह 9 बजे कोई दूसरी क्लास तो नहीं है ना भाई आपको? उसके बाद सर उसके बाद ये तुम्हारा जुमे के सेशन सर कितने बजे जुमे?
11 बजे बस ठीक है।